गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्री नंदीश्वर विद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत है। अपन देख रहे हैं अपना 17वां अध्याय जो कि है बाजार मिश्र विपणन मिश्र यानी कि मार्केटिंग मिक्स। अब अपन इस चैप्टर में पढ़ रहे थे। अपना कल के वीडियो में अपन ने जाना था लेबल के बारे में, जाना था कि लेबलिंग क्या होती है, और पैकेजिंग के बारे में भी अपन जान चुके हैं। तो पैकेजिंग का सीधा सा मतलब होता है किसी भी वस्तु की उपयोगिता और सुरक्षा प्रदान करने के लिए उसको पैक कर देना, यानी कि ताकि उसकी उपयोगिता भी बनी रहे और उसको सुरक्षा भी बनी रहे, इसीलिए अपन करते हैं उसकी पैकेजिंग। अब पैकेजिंग की विशेषताओं के बारे में अपन ने कल जान लिया था। आज अपन देखते हैं कि पैकेजिंग के कार्य कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला इसका कार्य है सुरक्षा। तो सीधी सी बात है, मार्केट में बहुत सारी वस्तुएं ऐसी आती हैं जो अनपैक आती हैं, यानी कि खुली हुई रहती हैं। तो अब अपन देखें कि हाइजीन के हिसाब से बहुत सारे कीड़े मकोड़े और मक्खियाँ, ये सारी चीज़ें उन पर हो सकती है। अगर अपन खाने पीने की बात करें तो इन सारी चीज़ों में क्या होता है, सुरक्षा नहीं होती है। वहीं अगर पहनने की चीज़ों में देखें तो फुटपाथ पर भी कैसी चीज़ें आती हैं जो या तो पहले से यूज की हुई होती हैं या उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। वहीं पैकेजिंग का पहला कार्य होता है कि हम वस्तुओं को क्या प्रदान कर सकें, सुरक्षा प्रदान कर सकें, कि उनमें किसी भी प्रकार का हमें कोई नुकसान ना हो, साथ ही साथ जो उपभोक्ता हैं उनको अच्छी किस्म की और अच्छी क्वालिटी की वस्तुएं मिले। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसका पहला कार्य है इसमें वस्तुओं को सुरक्षा प्रदान करना। दूसरी चीज़ होती है सुविधा। अब जैसे कि मान लीजिए आप बाजार से कोई चीज़ अनपैक लाते हैं तो घर तक ले जाने में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। अब वही चीज़ अगर दुकानदार के द्वारा आपको पैक करके दी गई है तो आप उसको आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से ले जा सकते हैं। दूसरी बात कहें कि दुकान का जो मालिक है उसको मान लीजिए दूसरे कस्बे में या शहर में माल भेजना है। अब वो अगर एक एक प्रोडक्ट को खाली खाली भेजेगा तो कितना सारा हो जाएगा। अगर अपन ने उसी चीज़ को पैक करके भेज दिया तो दुकानदार को भी सुविधा हो जाती है कि वह आसानी से माल को एक स्थान से दूसरे स्थान भेज सके। तीसरी चीज़ होती है हमारा भंडारण, यानी कि वस्तुओं को स्टोर करके रखना। अब वस्तुओं को जब स्टोर करके रखा जाता है, जब हमारे पास माल की अधिकता हो जाती है तो हम उसको अनपैक करके नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ऐसी वस्तुएं समय आने पर जब काम में आती हैं तो हो सकता है कि उनको पैक करके ना रखें तो कभी सीड़न लग जाती है या फिर वो ख़राब हो जाता है, कीड़े मकोड़े उसको खा लेते हैं, या फिर सभी चीज़ों में ऐसा होता है। तो भंडारण करने के लिए भी हमें क्या करना पड़ता है, वस्तुओं की पैकिंग करनी पड़ती है, जो कि पैकेजिंग के अंतर्गत आता है। चौथा होता है हमारा परिचय। अब मान लीजिए बहुत सारे विक्रेता हैं जो एक ही प्रकार की वस्तुओं का विक्रय कर रहे हैं, तो अब ग्राहकों को क्या है, किसी भी चीज़ जगह से ले सकते हैं। वहीं अगर एक स्मार्ट विक्रेता होगा तो वो क्या करेगा, वस्तुओं को अच्छे तरीके से पैक करेगा। अब वो पैक करेगा तो अपन उस वस्तु को अलग से पहचान सकेंगे कि ये वस्तु पैकिंग की गई है, अच्छी क्वालिटी की है। इसीलिए वस्तुओं का परिचय कराने के लिए भी वस्तुओं की पैकेजिंग की जाती है। तो वस्तुओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, उनको सुविधाजनक बनाने के लिए, ताकि हम उनको आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकें। भंडारण करने के लिए, यानी कि उनको सुरक्षित रखने के लिए, समय आने पर हमने वस्तु जैसी स्टोर करके रखी है हम वैसी ही वस्तु का यूज कर लें। और चौथा होता है परिचय, यानी कि अपनी वस्तुओं को अन्य वस्तुओं से भिन्न बनाने के लिए उनको एक अच्छी पैकिंग दी जाती है ताकि ग्राहक उनको आसानी से जान सकें। तो इस प्रकार हुआ अपना पैकेजिंग का टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब अपन जानते हैं मूल्य निर्धारण, जो व्यू रचना होती है वो क्या होती है। सबसे पहले क्या होता है, जब कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो उसका मूल्य पहले निर्धारित किया जाता है। अब मूल्य निर्धारित करने के लिए भी बहुत सारे ऐसे घटक होते हैं जो मिलकर काम करते हैं। अब जैसे कोई वस्तु है, कितना कच्चा माल उसमें लग रहा है, कितनी लेबर कॉस्ट लगी हुई है, कितने अपन ने उसने एडिशनल एक्सपेंस किए, तो एक कच्चा माल कितने रुपए में आया उसकी कॉस्ट ऐड होगी। दूसरी चीज़, जहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है तो मशीन चलाने में इलेक्ट्रिसिटी लगी होगी, मजदूरों ने मजदूरी दी होगी। तो इन सारी चीज़ों को मिलाकर क्या होता है, एक वस्तु का मूल्य निर्धारित किया जाता है। साथ ही साथ मूल्य निर्धारण को बहुत सारे घटक प्रभावित करती हैं, वो अपन जानेंगे अभी। तो सीधी सी बात है, मूल्य निर्धारण व्यू रचना का मतलब होता है बाजार में कोई ऐसा उत्पाद जिसके बदले में अपन को क्या करना पड़ता है, कुछ चुकाना पड़ता है। जैसे मार्केट में आप जाते हैं, मान लीजिए आपको कोई कॉस्मेटिक चीज़ लेनी है, कपड़े खरीदने हैं, तो आप कपड़े खरीदने के लिए जब जाते हैं तो उसका कुछ ना कुछ मूल्य तो देकर आते हैं, 1000 रुपये 2000 रुपये, खाने पीने की चीज़ें हैं तो उस हिसाब से। तो जो चीज़ आप वो विक्रेता को देकर आते हैं वही चीज़ होती है वस्तु का मूल्य। अब मूल्य में क्या होता है, वस्तु की लागत जुड़ी होती है, एडिशनल एक्सपेंस जुड़े होते हैं। वैसे तो वस्तुओं का मूल्य कम होता है, लेकिन वो ग्राहकों तक पहुंचते पहुंचते क्या होता है, उनकी कीमत अपने आप ही बढ़ जाती है। जैसे लाने ले जाने के व्यय होते हैं,
कुछ ब्रोकर्स यानी मध्यस्थ होते हैं जो वस्तुओं को ग्राहकों तक लाते हैं, उनके भी व्यय रहते हैं उसमें, और दुकानदार ने कस्टमर मतलब कर्मचारी लगा रखे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल है। तो इन सारी चीज़ों को जोड़ने के बाद में वस्तु का मूल्य निर्धारित किया जाता है, तो उसको कहते हैं मूल्य निर्धारण व्यू रचना। अब मूल्य निर्धारण जो व्यू रचना होती है उसको भी बहुत सारे तत्व क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, जो अपन अभी देखते हैं। सबसे पहला होता है लागत संबंधी तत्व। अब कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लीजिए परिस्थितियां बदल जाती हैं, तो कच्चा माल कभी सस्ते में मिल जाता है और कभी कोई आपदा आ जाती है या बहुत ज़्यादा डिमांड है और पूर्ति कम है, तो वस्तुओं कच्चे माल की प्राइस अपने आप ही बढ़ जाती है। दूसरी चीज़ देखें, कभी कभी संस्था को नुकसान हो जाता है तो वो अपने नुकसान का कंपनसेट भी वस्तुओं के द्वारा कर सकते हैं। तीसरी चीज़ होती है हमारे पास ग्राहक किस हिसाब से आते हैं। अब ग्राहक जिस हिसाब से आएंगे तो कब दुकानदार तो स्मार्ट होता है, ग्राहक जैसे होंगे उनको वैसे वस्तुओं की कीमत बता देता है। भोले वाले कस्टमर होंगे तो उनको ज़्यादा कीमत बता देता है, और जो बार्गेनिंग करने वाले होते हैं उनको थोड़ी कीमत कम बता देता है। तो लागत संबंधी तत्व भी क्या करते हैं, मूल्य निर्धारण को प्रभावित करते हैं। कच्चे माल की अपन ने क्या कॉस्ट दी है, अपने एडिशनल एक्सपेंस क्या हुए हैं, मजदूरी कितनी दी, इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या दिया, ग्राहक कैसे हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं वह मूल्य निर्धारण को प्रभावित करेंगी। यानी कि लागत बढ़ती जाएगी तो वस्तुओं का मूल्य भी अपने आप ही बढ़ता जाएगा। दूसरी चीज़ होती है व्यवसाय का उद्देश्य। अब अपन 11th में 12th में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं कि व्यवसाय के उद्देश्य क्या होते हैं। तो सबसे पहला व्यवसाय का मूल उद्देश्य रहता है कि हमें लाभ प्राप्त करना है। जहाँ पर बात अगर ये आ जाएगी कि व्यवसाय को केवल लाभ प्राप्त करना है तो वस्तुओं की कीमत ऊंची रखेगा वो, ठीक है। अगर वहीं देखें कि बहुत सारे व्यवसाय होते हैं जो केवल समाज सेवा करने के उद्देश्य से संचालित किए जा रहे हैं, तो अब जो व्यवसाय समाज सेवा यानी कि ग्राहकों को हमें सही कीमत पर और सही वस्तु उपलब्ध करानी है, तो वहाँ पर तो वो वस्तुओं की कीमत नीची रखेंगे, और जो केवल लाभ कमाने के उद्देश्य से व्यवसाय संचालित कर रहे हैं वो अपनी वस्तुओं की कीमत ऊँची रखेंगे। तीसरा होता है वितरण स्रोत। यानी कि वितरण स्रोत का मतलब होता है कि वस्तुएं उपभोक्ताओं तक किस प्रकार से पहुंच रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि एक व्यवसाय संचालित कर रहे हैं, अगर अपन डायरेक्ट कस्टमर को वस्तुएं प्रोवाइड कराएंगे, मतलब आप मान लीजिए कोई उद्योग में जाके वस्तुएं क्रय कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको सस्ती वस्तु मिल जाएगी, वहीं दुकान तक आते आते उसकी कीमत बढ़ जाती है। तो वितरण स्रोत का मतलब ये है कि अगर अपन ने मध्यस्थ लगा रखे हैं अपने व्यवसाय में, कुल मिलाकर मान लीजिए कर्मचारी लगा रखे हैं हमने, तो अगर वही कर्मचारी आपको वस्तु प्रोवाइड करेंगे तो वितरण प्रक्रिया क्या हो जाएगी, लंबी होती जाएगी। जैसे कि माल उद्योग में निर्माण हुआ, वहाँ से आया थोक विक्रेता के पास, थोक विक्रेता से आया फुटकर विक्रेता के पास, और फुटकर विक्रेता से आता है हमारे ग्राहकों के पास। तो प्रोसेस जहाँ लंबी हो जाती है वितरण स्रोत की, वहाँ पर क्या हो जाता है, वस्तुओं की कीमत भी अपने आप बढ़ जाती है। अगर डायरेक्ट उद्योग से जाकर वस्तुएं खरीदेंगे तो वहाँ पर वस्तुओं की कीमत कम हो जाती है। तो वितरण स्रोत भी मूल्य निर्धारण को प्रभावित करता है। लास्ट है हमारा संभावित बाजार परिणाम। जैसे मान लीजिए आपकी कोई दुकान चल रही है, कपड़ों की दुकान बढ़िया चल रही है। अब क्या है, आपको पता है कि मेरे पास जो स्टॉक है वो बहुत अच्छा है, वो आसानी से बिक जाएगा। तो इस आशा में आप क्या करेंगे, वस्तुओं की कीमत कस्टमर से थोड़ा कम भी ले सकते हैं। वहीं आपको दुकान खोल के आपने रख ली और आपको लगता है कि मेरी दुकान नहीं चल पाएगी, तो आप वस्तुओं की कीमत भी ऊंची रखोगे कि जितना माल बिक रहा है तो कम से कम मुझे उतना तो पैसा मिल जाए। वैसे ही होता है हमारा संभावित बाजार परिणाम, कि अगर कोई भी विक्रेता है उसको लगता है कि मेरा बाजार में माल बहुत अच्छे तरीके से बिक जाएगा, तो वह वस्तुओं की कीमत भी क्या रखते हैं, थोड़ी नीची रख लेते हैं कि बिक्री होगी, बिक्री बढ़ेगी तो लाभ बढ़ेंगे, इसलिए हम वस्तुओं की कीमत कम रख लेते हैं। तो ये सारे जो तत्व हैं वो मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। अब यहाँ पर अपन को देखना है मूल्य निर्धारण व्यू रचना की जो रणनीति होती है वो किस प्रकार की होती हैं। यानी कि कुछ वस्तुओं के मूल्य बहुत ज़्यादा रहते हैं और कुछ वस्तुओं के मूल्य कम रहते हैं। तो सबसे पहला होता है ऊंची मूल्य रणनीति। तो आपकी बुक में दिया गया होगा, इसको बोलते हैं मलाई उतारने वाली रणनीति, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, कोई नया प्रोडक्ट है जो बाजार में आया है, अब उसका कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है, केवल आपकी दुकान के पास ही वो प्रोडक्ट है, अन्य आसपास के दुकानदार वो वस्तु बेचते ही नहीं है। तो इसमें अपन को क्या लाभ हो जाएगा, जब प्रोडक्ट अपने पास एक है तो अपन वस्तुओं की कीमत भी ऊंची रख सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या होता है, इसमें ब्रांडेड वस्तुओं का ज़्यादा यूज किया जाता है। जो ब्रांडेड वस्तुएं रहती हैं उनकी कीमत अपने आप ही ऊंची रहती है, तो वहाँ पर ऊंची मूल्य रणनीति का उपयोग किया जाता है। दूसरी चीज़ होती है हमारी नीची मूल्य रणनीति। इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास बहुत सारे दुकानदार हैं और सभी दुकानों में एक ही प्रकार की वस्तुएं हैं।
तो कंपटीशन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब जब कंपटीशन बढ़ जाता है तो हम अपने आप ही क्या करते हैं, वस्तुओं की कीमत को कम रखेंगे, क्योंकि आपने मान लीजिए अपनी दुकान पर वस्तुओं की कीमत ज़्यादा रख ली तो हमारा जो कॉम्पिटिटर है वो ज़्यादा से ज़्यादा माल बेच देगा और उसको लाभ हो जाएगा। तो ऐसी वस्तुएं जहां पर बहुत सारे उत्पाद हैं और उनको विक्रय करने वाले भी बहुत लोग हैं, वहां पर नीची मूल्य रणनीति अपनाई जाती है, यानी कि वस्तुओं का मूल्य नीचा रखा जाता है। और जहां पर ब्रांडेड वस्तुएं हैं, प्रोडक्ट भी एक है हमारे पास और हमारी ब्रांडेड वस्तुएं रहेंगी तो नए नए प्रोडक्ट भी हम मार्केट में ला सकते हैं, इसीलिए वहां पर हम क्या करते हैं, वस्तुओं का मूल्य ऊंचा रखते हैं। तो इस प्रकार आज की वीडियो में अपन ने जाना पैकेजिंग के बारे में और मूल्य निर्धारण व्यूह रचना क्या होती है, वह कैसे निर्धारित की जाती है, और आगे के वीडियो में अपन जानेंगे जो स्थान होता है, मतलब वस्तुओं के लिए स्थान, कहाँ पर हमारे कस्टमर हैं, वस्तुओं को कैसे हमें प्रोवाइड कराना है, कहाँ पर उनका निर्माण करना है, उसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में जानते हैं।